Hello guys, so this is our first free lecture series of income tax। ये क्या है ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम फ्री लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स के हम सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करने वाले हैं, ठीक है। और ये किस किस के लिए रेलिवेंट होगा? अगर आप सीए इंटर में है तो ये आपके लिए तो पूरा ही तरीके से रेलिवेंट है। अगर आप सीएस वाले हो या फिर सीएमए इंटर में भी हो तो भी ये आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। और इवन अगर आप बीकॉम वाले हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट के हो या कोर्स के हो जिसमें इनकम टैक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि भैया सबको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ना है। किसी को 2001 का इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, जो कि हुआ ही नहीं है कुछ, है ना, जो कि है ही नहीं कुछ। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि मैं एक सीए इंटर स्टूडेंट ही हूँ। मैं अपने आप को एक सीए इंटर स्टूडेंट ही क्यों कहूंगा? क्योंकि फिलहाल मेरा रिजल्ट नहीं आया है। ऑल दो आई एम 110%, मतलब आई एम 80-90% श्योर दैट आई विल क्लियर द एग्जाम, ओके। एंड एंड मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स है हमारा, तो कितने पार्टों में डिवाइड। हाँ, एक और चीज मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि मैंने अपना इंट्रो दिया है, तो आप भी अगर इंट्रो दे दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि मेरे को कल पोल से पता चला कि आप सब चाहते हैं कि हम सीक्वेंसली करते हैं। यस, आपके डिमांड में हम सीक्वेंसली ही करेंगे। आपको पास पता होगा कि हम आईसीए की स्टडी मटेरियल से ही करेंगे, क्योंकि वो सबके पास होता है। और दूसरी बात, हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर सीए इंटर के अंदर 3 बुक है, आपको पता होगा। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक। फर्स्ट बुक में बेसिक और रेसिडेंशियल, सेकंड बुक में आपका कुछ हेड्स ऑफ इनकम है, और उसमें थर्ड में अलग अलग टीडीएस डिडक्शन ये सब है। हम एक मिनट सीक्वेंसली करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं 30 से 35 मिनट का ज्यादा वीडियो ना रखूं, ताकि आपको बोरिंग ना फील हो। वैसे मैं बोरिंग फील नहीं करवाने वाला, ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। एंड मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि आपको हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छे बताऊं। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद अभी एक, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता है। तो आपको हो सकता है कि मेरे से कुछ टॉपिक समझ में ना आए, तो उसको आप मेरे से पढ़ने के बाद खुद भी जोड़ डालना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लेक्चर लगेगा भैया, पूछ सकते हैं आप में से कोई, किसी का डाउट हो सकता है कि सर कितना, मतलब सर मत बोलिए मेरे को, मैं आप ही की एज का हूँ, कि भाई कितना लेक्चर लगेगा इन सब में, कितना लेक्चर लगेगा? तो भाई देखो, एंड भाई एंड जो भी हमारी सिस्टर्स है, देखो कि लेक्चर कितना लगेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ पहली बार। मेरे लिए भी न्यू है पढ़ाना, और जो मैंने पढ़ लिया है 2-3 बार, पढ़ाना मेरे लिए भी न्यू है। तो देखते हैं, लेट्स सी। बट ट्राई करूंगा कि मैं 1.5 महीने के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। डेली एक एक में वीडियो डालने वाला हूँ इनकम टैक्स का। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेस्ट टाइम ना किए हुए। सॉरी। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीछे से नॉइस आ रहा होगा आपको, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज संडे, मतलब सैटरडे है। आपको पता होगा दिल्ली साइड में सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता है यार, तो सब घर पे रहते हैं और चिल्लाते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा, मेरी आवाज तो आपको ज्यादा आ रही होगी ना, तो उसको आप पीछे की आवाज को थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कोशिश करना, सोचना कि आपके आपके ही घर से आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा फिर। बट हाँ, बस 2 दिन के लिए, सैटरडे एंड संडे अभी फिलहाल। तो वैसे ज्यादा नॉइस नहीं आएगा, ठीक है, वो चिंता मत करना। अब नाउ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि भैया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इनकम क्या होता है और टैक्स क्या होता है ना। इनकम क्या होता है और टैक्स क्या होता है। अब इनकम क्या होता है आपको पता ही होगा, जो भी पैसा हम अर्न करते हैं, चाहे वो आपने आपने बिजनेस से अर्न किया हो, चाहे वो आपने बिजनेस से अर्न किया हो, और चाहे वो आपने अपने सैलरी इनकम का अर्न किया हो, चाहे आपने किसी भी तरीके से अर्न किया हो, वो होता है इनकम, ठीक है। ये तो हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब आखिर ये टैक्स क्या होता है? टैक्स होता क्या है? टैक्स कुछ नहीं होता। टैक्स एनीथिंग दैट यू आर पेइंग टू द सोसाइटी फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैंने क्या कहा? एनीथिंग दैट आर पेइंग टू द सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जो भी सोसाइटी को पे करते हैं वो टैक्स होता है, ठीक है। हम अलग लैंग्वेज में यूज करें तो टैक्स वो पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट लेवी करती है
गवर्नमेंट क्या वो करती है, लेवी करती है, किसके लिए, अपने अपने नहीं भाई साहब, सोसाइटीज के कुछ कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर को मिट आउट करने के लिए। अब सोसाइटीज के कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आपको पता होगा। हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे एरिया में, है ना, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे एरिया में। इवन अभी 135 करोड़ का आई थिंक बजट में अनाउंस हुआ था कि हम कोविड वैक्सीन पे फ्री ऑफ कॉस्ट खर्च करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा अनाउंस किया था। फिर आपकी एफएम मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था। तो आखिर ये 135 करोड़ रुपए आया कहाँ से, उन्होंने अपने घर से दिया क्या? नहीं, वो टैक्स था। वो क्या था? वो टैक्स का ही पैसा था, जो उन्होंने 135 करोड़ आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो वैक्सीन के रूप में जो यूज किया, है ना। और इसका और एग्जांपल है तो आपके जो रूट्स होती हैं, रूट्स, जो रूट्स बनते, क्या उस पे आप, उसके लिए आप पैसे देते हो? नहीं देते ना। बट मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली आप ही का पैसे से रोड बनता है। आप जो टैक्स देते हो उसी के पैसे का रोड बनता है ना। या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, और पुलिस, हम कह सकते हैं हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना, हम पुलिस की बात कर सकते हैं, हम आर्मी की बात कर सकते हैं। उनको जो सैलरी मिलती है वो कौन देती है? उनको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देती है, वो भी टैक्स का पैसा होता है। ठीक है। तो आई होप आप टैक्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। टैक्स क्या होता है? देखिए यहाँ से अगर मैं आपको, अगर आपके पास बुक है ना, तो आप बुक लेके बैठ जाना, अगर ये बुक है तो। नहीं, अगर आप सीए के बच्चे नहीं हो, बुक नहीं है, तो आप आईसीए की वेबसाइट पे आना, इस सबके लिए बुक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ से आपको टैक्स का मतलब यहाँ देखिए डायरेक्टली आपको पता चल रहा होगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society। मैंने क्या कहा था? अपने एक्सपेंडिचर मीट आउट नहीं करती है ये सोसाइटीज के, मतलब सोसाइटी मतलब इंडिया, जिसके हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया एक सोसाइटी है, मतलब हमारे जो इंडिया है कम्युनिटी, उनके कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। अब वो कुछ एक्सपेंडिचर मैं आपको बता दिए, है ना। वो एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट जो भी पैसा लेवी करती है उसे ही टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब टैक्स को तुमने समझ लिया, ठीक है। बाकी टैक्स कितने टाइप के होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए टैक्स दो टाइप के होते हैं। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से देखिए, टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। पहला है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। अब व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? अब व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ब्लैक, अब हम ब्लैक लाइन से डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। पहले इसको मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन। फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब समझिए। इफ टैक्स इज लेवीड डायरेक्टली ऑन द इनकम or wealth of a person, then it is direct tax. The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. The burden of direct tax cannot be shifted. डायरेक्ट टैक्स का जो कीवर्ड है वही यही है कि इसका बर्डन हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस, इसका बर्डन हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर मयंक को इनकम हुआ है 1 करोड़ रुपए का, और उस पर 30% सरकार ने कहा है टैक्स पे करने के लिए, तो जो 30 लाख रुपए ये मयंक अपने जेब से देंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर मयंक अपने कस्टमर से पहले ले लेंगे फिर देंगे, क्योंकि ये मयंक का इनकम हुआ, उस पर टैक्स लग रहा है, तो इसलिए ये मिस्टर मयंक को ही देना पड़ेगा। ठीक है। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो हम अपने वेल्थ पे टैक्स पे करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये बात याद रख लेना। हमारे पास डायरेक्ट टैक्स के अंदर फिलहाल एक ही एग्जांपल है, विच इज इनकम टैक्स। मैंने क्या कहा? विच इज इनकम टैक्स। यस, जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक डीटी है। आपने डीटी के नाम सुना होगा। इवन फाइनल में तो इसको डीटी ही कहा जाता है। अगर आप फाइनल में पढ़ोगे सीए फाइनल में, तो इसको डीटी ही कहा जाता है। ठीक है। तो हमारा जो इनकम टैक्स है वही हमारा डीटी है। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम पे चार्ज किया जाता है। ठीक है। वो कैसे चार्ज किया जाता है, किस किस केस में चार्ज किया जाता है, कैसे कैसे लेवीड किया जाता है, वो सभी हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे सब सिलेबस जो इनकम टैक्स उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक अपोजिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है? हम ना बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं।
बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मैं अगर एक एग्जांपल ले, वो हमारे पास जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है। वैसे तो ये हमें पढ़ना है उस बुक में, मतलब हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आपको पता है जीएसटी, उसमें पढ़ना है। बट अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं कि हम इसका बर्डन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो कॉस्ट लगी बनाने की 100 रुपये लगी, किसी भी पेन को उसने बनाया, उसकी जो कॉस्ट लगी 100 रुपये, तो उस पर उसने जीएसटी दिया 18% के रेट से 18 रुपये का। अब ऑल्दो इस मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपये गवर्नमेंट को दिया, बट ये जो आगे कस्टमर को बेचेगा, अब ये कॉस्ट अपनी कितनी मानेगा, 100 इसकी कॉस्ट लगी, 18 इसने गवर्नमेंट को पे किया, अभी ये कॉस्ट मानेगा 118। अब प्लस उस पर सपोज को उसने 12 रुपये प्रॉफिट जोड़ के 130 रुपये से गवर्नमेंट कस्टमर से ले लिया, तो मतलब इसने कस्टमर से क्या लिया, कॉस्ट भी लिया, जीएसटी भी लिया, प्रॉफिट भी लिया। मतलब इसने मतलब जो वो है, आपका जो वो है जीएसटी जो इसने पे किया था, टैक्स जो इसने पे किया था, वो इसने कस्टमर से वसूल लिया, मतलब इसने अपना बर्डन जो था टैक्स के कस्टमर पे ट्रांसफर कर दिया। इसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हम ज्यादा चर्चा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सेपरेट ही बुक है, तो उसमें हमें डिटेल में ही पढ़ना है। आइए, अब अब बात ये आती है कि भैया क्या गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने का? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 265, उन्होंने ही कहा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है लगाने का। बट क्या कोई भी टैक्स लगा सकते हैं? मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, मैं मिस्टर दिनेश आपके पास आया, मैंने कहा मिस्टर सोहन आपकी इनकम कितनी है? आपने कहा 1.5 करोड़ रुपए। मैंने कहा उस पर लाओ 30%, तो आप क्या दे दोगे? आप बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या कहा, मेरे पास पावर नहीं है कि मैं आपसे टैक्स निकाल सकूं, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट नहीं हूँ, ना ही मैं अथॉरिटी ऑफ लॉ हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये नो नो यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए ये वाली लाइन। अब बात ये कि कौन टैक्स लगा सकता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब सिर्फ अथॉरिटी ऑफ जो लॉ है, सिर्फ वही टैक्स लेवी कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। मैं एज ए मिस्टर दिनेश, मिस्टर किसी और से ट्रांसफर मतलब टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स और सीजीएसटी सब वगैरह कलेक्ट करती है। और अभी आपको सीजीएसटी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताने भी नहीं वाला, क्योंकि वो जीएसटी का पार्ट है। मतलब ये मान लीजिए कि दोनों गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों हमारे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, दोनों के पास पावर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ना 3 लिस्ट होती है, 3 लिस्ट, ऑल्दो हमारे ये एग्जाम पर्पस के लिए किसी काम करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, हमारे पास 3 लिस्ट होती है। सेवंथ शेड्यूल जो हमारे पास आर्टिकल 246 का है, उसके अंदर 3 लिस्ट है। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? जिसपे पार्लियामेंट के पास स्पेशली वो होता है, पावर होता है कि वो लॉ बना सकती है। ठीक है, बेसिकली जिसपे केंद्र सरकार का हक होता है। उसके बाद एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों का मतलब मैं कह सकते हैं 50-50% रहता है ना, स्टेट का गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। ये क्योंकि हमारी उतनी ज्यादा काम की चीज नहीं थी, तो मैंने आपको ये बताई। अब मैंने बात की कि इनकम टैक्स का कंपोनेंट क्या है। इनकम टैक्स क्या सिर्फ एक्ट ही कंपोनेंट है? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था, जो रेट उसमें था, क्या हर साल वही रेट फॉलो होते हैं? नहीं, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ क्लॉजेस आते हैं, हर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। कभी भी, जब भी कोई असेसमेंट होता है इनकम टैक्स के अंदर, जब भी कोई असेसमेंट होता है, कोई भी केस होता है, तो हम प्रीवियस ईयर के जो केस लॉस होते हैं उनको रेफर कर सकते हैं। तो यही है कि इनकम टैक्स लॉ सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं होता। इनकम टैक्स लॉ के अंदर 5 चीज होती हैं, ये देखिए आपको ये जो लिखा होगा 5 चीज, बस ये 5 चीज हमारा इनकम टैक्स लॉ बनता है। पहला क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था। दूसरा हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? आपकी जो बजट आती है ना 1 फरवरी को, उसके साथ ही एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास इसके अंदर रेट्स मेंशन रहता है कि भैया हमारा जो इस साल का जो है इनकम टैक्स का रेट क्या है, 0 to 5% पे, मतलब 5% के आपको 0 to 2.5 पे, जैसे कि 5% है, 2.5 से 10 लाख पे 20% है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रेट्स क्या है हमारा? ठीक है, उसके बाद
ये हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट में मेंशन रहता है, जो कि बजट के साथ आता है। तीसरा जो हमारे पास वो इनकम टैक्स रूल्स है ना, कुछ रूल्स होते हैं। चौथा हमारे पास सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। अब सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब भी इनकम टैक्स में किसी भी पॉइंट को लेके कंफ्यूजन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी हम आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। सीबीडीटी क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि ये इनकम टैक्स हो गया ना, सीबीडी जो हमारे डायरेक्ट टैक्स है, इसको जो कंट्रोल करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, इसके लिए कंट्रोल करती है, इसको सर्कुलर जारी करती है, ठीक है। तो जब भी किसी भी पॉइंट को लेके हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सीबीडीटी क्या करती है? सर्कुलर जारी जारी करती है, ताकि हम एज ए हम इनकम टैक्स के जो हम वो है प्रैक्टिसनर, हम उसको अच्छे से समझ सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, सर्कुलर जो इन्होंने लास्ट ईयर जारी किया था, जैसे कि लास्ट ईयर कोविड था, तो जब वैक्सीन आई थी तो सारे एम्प्लॉय क्या कर रहे थे? अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगवा रहे थे। आपके घर में अगर कोई सैलरी वर्कर होंगे तो उनसे पूछना, उनको भी क्या पता लगाओ। तो सारे एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को क्या लगा रहे थे? फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा रहे थे। तो एक लोगों के मन में दुविधा थी, क्या ये जो परक्यूजिट के अंदर आएगा? क्योंकि परक्यूजिट की अगर हम डेफिनेशन, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी अभी, मैं आपको बता देता हूँ, परक्यूजिट की डेफिनेशन में वही आता है कि भैया एम्प्लॉयर आपका एक्सपेंडिचर रेम्बर्स करेगा और फॉर द पर्पस ऑफ जो भी उसको वैल्यू दे रहा है। तो ये तो लगभग वही लग रहा था। हाँ, ये तो इसीलिए जो सर्कुलर आया इनकम टैक्स का, वो यही आया। इनकम टैक्स जो हमारे पास सीबीडीटी है, उसका सर्कुलर यही आया कि जो परक्यूजिट होगा वो हमारा परक्यूजिट तो होगा, पर वो टैक्स फ्री परक्यूजिट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हमारा पिछले साल आया था। तो ऐसी सीबीडीटी सर्कुलर्स को जारी करती रहती है। और जो लास्ट है हमारे पास वो है लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। मतलब जब भी कोई असेसमेंट होता है, वैसे जब भी कोई असेसमेंट होता है, तो जो हमारी लॉ है, जो हमारी कोर्ट है, वो प्रीवियस ईयर के जो लीगल डिसीजंस हुए उनको भी सहारा ले लेती है। ऑल्दो सीए फाइनल लेवल पे हमें लीगल डिसीजन के बारे में चर्चा करनी है। हमारा सीए इंटर में लीगल डिसीजन का कोई भी रोल नहीं है, ना ही हमारे पास रूल्स वगैरह का ज्यादा है, ना ही हमारे पास सर्कुलर्स नोटिफिकेशन का ज्यादा है। हमारे पास जो मेन मुद्दा है वो इनकम टैक्स एक्ट है ना। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने 20 पे आई थिंक स्टार्ट किया था, अभी 14 मिनट हुआ है। और ये सब काम की बातें नहीं है, आप रीडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आप रीडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि ये भी पढ़ने लगा तो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। अब फाइनेंस एक्ट, जैसे कि मैंने को बता दिया कि जिसमें हमारे रेट्स मेंशन होते हैं, इसमें आपको ये याद रखना है, इसके फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट होते हैं। और जो पार्ट 1 होते हैं, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, इसके फर्स्ट शेड्यूल के क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ये देखिए, ये रहा। इसके फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट होते हैं, ये देखिए चारों पार्ट ये रहे, है ना। और जो फर्स्ट पार्ट होते हैं उसमें आपका मेंशन रहता है रेट, जो कि क्या होगा हमारे पास करंट असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट। सेकंड जो पार्ट होता है उसमें हमारा टीडीएस मेंशन रहता है ना। टीडीएस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो टीडीएस का रेट क्या होगा, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड के चक्कर में टीडीएस का रेट 25% रिड्यूस हो गया था, है ना। तो वो रेट हमारा करंट का क्या होगा, वो पार्ट 2 में मेंशन रहता है। पार्ट 3 में हमारा मेंशन रहता है कि भैया टीडीएस किस रेट से कटेगा? सैलरी इनकम पे, क्योंकि सैलरी पे ना एवरेज रेट निकालते हैं, तो वो रेट मेंशन रहता है। और पार्ट 4 में हमारे पास नेट एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंप्यूट करें। आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम ऑल्दो एग्जेम्प्ट होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एग्रीकल्चर इनकम को, मतलब एक तरीका है जिससे हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर सकते हैं, तो वो उसी में लिखा है पार्ट 4 में। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है कि भैया जो इनकम टैक्स रूल है 1962, इसको लुक्ड आफ्टर किया जाता है किसके द्वारा? तो सीबीडीटी के द्वारा। ये देखिए सीबीडीटी, आपको पढ़ा होगा, मैंने आपको अभी बताया था, सीबीडीटी के द्वारा। तो सीबीडीटी के पास पावर है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला, सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट। और सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल फ्रेम करती है, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। सर्कुलर्स मैंने को बता दिया था, सर्कुलर्स का एग्जांपल देके बताया था मैंने आपको, परक्यूजिट वाला, वो कोविड वैक्सीन वाला, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया। नोटिफिकेशन कोई भी न्यू लॉ को या कोई भी चीज को लागू करने के लिए जारी करती है, तो उसे नोटिफिकेशन रूल कमेंट करने के लिए केस लो, देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए केस लो आर डील विद एट द फाइनल लेवल। तो आप ना ही पढ़े इसकी डेफिनेशन, खामा का क्यों पढ़ के कंफ्यूज होंगे, तो सही रहेगा। अब सॉरी, देखिए इनकम टैक्सेस, अब देखिए लेवी ऑफ इनकम टैक्स, याद रखिए। अब हम इस चैप्टर की थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, देखिए हमारा सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 ये देखिए, ये रहा है सेक्शन 4, और इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ
एवरी पर्सन, मतलब जैसे कि हमारे सिलेबस के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, हमारे सिलेबस के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होना चाहिए, 21-22 होना चाहिए, 21-22 होना चाहिए, बिल्कुल 21-22 होना चाहिए। और असेसमेंट ईयर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, 22-23 रहेगा। हमारा जो सिलेबस के लिए, जो आपके सिलेबस के लिए जो हमारा जो वो रहेगा, प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 21-22, और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 22-23। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 22-23, है ना। तो वही है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर है 21-22, उसका जो हमारा जो इनकम होगा ना वो 22-23 में टैक्सेबल होता है, आपको पता है। मतलब उसका जो इनकम है वो 22-23 में टैक्सेबल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्सेबल होगा, जो इनकम टैक्स इनकम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। मतलब जैसे कि 22-23 में हम कौन सी इनकम को टैक्सेबल करेंगे, 21-22 की, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास कुछ प्रोविजन है एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह, जिसके तहत हम उसी ईयर में टैक्सेबल कर सकते हैं, कर लेते हैं। बट फिलहाल हमें ये अज्यूम करना है कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम होगा, मतलब असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स पे करते हैं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हम अभी आगे जाके इसका डेफिनेशन पढ़ने ही वाले हैं, तो अभी आप बस मोटा मोटा याद रखिए। अब देखिए हमारे पास इनकम टैक्स में क्या है हमारे पास, तो आपको ब्रीफ दे देता हूँ इनकम टैक्स में कैसे कैसे क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है डिटरमाइन करना रेसिडेंशियल स्टेटस। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, अभी डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं, लेक्चर और लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस उस पार्टिकुलर पर्सन का क्या है। क्या वो रेसिडेंट है, क्या वो नॉन रेसिडेंट है, क्या वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी है, डीम्ड रेसिडेंट है, क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। उसके बाद जब हमने इसको एक बार ये क्लासिफाई कर दिया, सपोज कर लो हमने कह दिया कि ये रेसिडेंट है, उसके बाद हम उसकी इनकम जो होगी डिफरेंट डिफरेंट हेड की, उसको हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हेड। एक सेकंड रुक जाना, आप क्या हुआ, तू हमरा किया ना तोरा समोसा आनि दियो करो चला का, तू हमरा किया ना गिफ्ट में बॉय सलून देखलिए ने। सॉरी गाइस, एक्चुअली मम्मी आ गई थी, तो मतलब मम्मी आ गई थी तो इसलिए, और आपकी नॉइस, मैं क्या करूँ इस नॉइस का, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा, पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है, देखिए डिटरमाइन करना है सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस। सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है इनकम अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स, मतलब आपको डिफरेंट हेड्स पे जो आपके इनकम है उसको क्लासिफाई करना है। अब हेड्स ऑफ इनकम पास क्या है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब मतलब हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड है, इसके अंदर में इनकम को क्लासिफाई करना होता है। सॉरी गाइस, ये मतलब जल्दी से मैंने बोला कि सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस उसका डिटरमाइन करेंगे कि रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद हम इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास 5 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको हम आगे सेकंड बुक में इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके। उस तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम,
तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन सबको कंप्यूट करेंगे अंदर ईच हेड, मतलब सैलरी का इनकम अलग कैलकुलेट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का करेंगे, पीजीबीपी का करेंगे अगर है तो, कैपिटल गेन का करेंगे अगर है तो, अदर सोर्सेज का करेंगे अगर है तो, ठीक है। उसके बाद क्लब करेंगे, उसके बाद सारे इनकम को क्या करेंगे, क्लब करेंगे। क्लब मतलब जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोविजन है, जिसके आपने, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मान लो आपने विदाउट एनी मॉनेटरी, अरे यार कितना नॉइस करते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर आपने विदाउट एनी कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया और अगर आप सेपरेट भी नहीं हुए तो उससे जो भी इनकम होगा वो आपके इनकम में क्लब होगा, ठीक है, ये आपको माननी है। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन है, तो हम इसलिए क्लबिंग करेंगे, हमारे जितने भी ट्रांसफर किए हमने इनकम उन सबको क्लब कर देंगे। क्लब करने के बाद ये आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराइए मत, ये बस हम पढ़ रहे हैं, हमें सारे चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल में पढ़ना है। उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कंप्यूट करेंगे, फिर सबको मिला चला के ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से जो भी डिडक्शन है, जो भी डिडक्शन है, डिडक्शन अभी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है थर्ड बुक में, उसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे हम अकॉर्डिंगली टैक्स पे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही है क्योंकि मैं परेशान हूँ, बट भैया मैं बस कह रहा हूँ कि बस आज आप बर्दाश्त कर लो, कल से मैं इसको सुधार दूंगा, मतलब अलग ही जगह पे मैं क्लास ले लूंगा, मेरे को पता चल गया यहाँ पे मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आइए उसका देखिए, उसके बाद हमें मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन ऑफ रेट्स, हम मैंने बोला टैक्स पे हम निकाल देंगे, टैक्स कैसे पे करेंगे वो रेट के अकॉर्डिंग, रेट जो भी हमारे पास होगा अभी बताएंगे, रेट्स हमारे पास क्या है। उसके बाद सरचार्ज रिपीट ये क्या होता है हम अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये भी हम अभी डिस्कस नहीं, फिर टीडीएस वगैरह जो मैंने को बोला है वो डिस्कस करके हमारा टैक्स निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब आ जाइए हमारे पास कुछ मीनिंग, मीनिंग हमारे पास 5 मिनट और पढ़ेंगे हम आज मीनिंग, क्योंकि आज वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ चुका है और मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कुछ मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज 7 में एसएससी का मतलब दिया हुआ है। एसएससी का मतलब क्या होता है, याद रख ले एसएससी क्या होता है, तो देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी मनी अगर हमें किसी भी पर्सन से लेना है, मतलब किसी भी पर्सन को, जैसे कि मेरे को इनकम टैक्स पे करना है 30 लाख रुपए का, तो मैं एसएससी हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, एसएससी मींस एनी पर्सन बाय whom एनी सम ऑफ मनी और एनी टैक्स इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अगर आपको किसी भी पर्सन को कुछ भी टैक्स पे करना है तो वो एसएससी हो जाता है, ठीक है। और आप यही कह सकते हो कि जिसको टैक्स पे करना होता है वो एसएससी होते हैं, जैसे कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप एसएससी हो, ठीक है। और सिर्फ वही नहीं होते, और भी देखिए और भी कौन कौन होते हैं। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, मैंने क्या बोला, एनी पर्सन एवरी पर्सन जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंदर, मतलब जैसे कि मैंने क्या कहा कि आप कह रहे हो कि आपकी इनकम तो 1 करोड़ है, आपको 30 लाख का टैक्स देना है, और आप चले गए कोर्ट कि भैया मेरी इनकम 1 करोड़ नहीं है, मेरी इनकम तो 85 लाख है, तो मैं 50 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स पे करूंगा। बट आपका सीबीडीटी जो है, उसका जो इनकम टैक्स ऑफिसर, वो कह रहा है आपके पास इनकम 1 करोड़ है, तो आपने क्या कर दिया, उसको चैलेंज कर दिया, फिर आपकी असेसमेंट चल रही है, तो क्या आप असेसी नहीं होंगे, तो भी आप असेसी होंगे, ठीक है। क्योंकि आप भले टैक्स पे करने के लिए लायबल हो तो होंगे ही, बट अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप क्या हो, असेसी होंगे, ठीक है। फॉर द टेप असेसमेंट आपकी या इनकम असेस हो रही है, ठीक है, या फिर आपके कुछ भी हो।
सॉरी गाइस, तो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है इसलिए मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो आई थिंक अब मैं अच्छी जगह पे आ गया हूँ, तो अब जल्दी से करते हैं। मैं आपको बता रहा था एसएससी का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन बाय whom एनी टैक्स और सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। या तो उसकी इनकम के लिए असेसमेंट हो रही है या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब इसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और उसके खिलाफ अगर हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। उसका लॉस सस्टेन बाय हिम, लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, तो भी हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू और एवरी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, और the amount of refund due to him or to such every person who is deemed to be necessary under this act under any provision। देखिए, तो पहला तो ये हो गया कि एसएससी के डेफिनेशन के अंदर हमारा डेफिनेशन थोड़ा सा हम कह सकते हैं इंक्लूसिव है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जिसके खिलाफ कोई टैक्स पे करना है जिसको, वो तो आएगा ही, और जिसके खिलाफ कोई असेसमेंट चल रही है एक्ट के अंदर वो भी आएगा, और जो भी डीम्ड हमारा कौन है एसएससी वो भी आएगा। डीम्ड एसएससी के बारे में आगे बात करेंगे। और जो कि असेसिंग डिफॉल्ट है, मतलब जिसने टैक्स पे नहीं किया, वो भी एसएससी के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट मतलब होता है प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड। मैंने क्या कहा कि इनकम टैक्स जो हमारा ऑफिसर है वो कह रहा है 1 करोड़ है आपकी इनकम, अब आखिर वो कैसे वो डिटरमाइन करेगा 1 करोड़ है, तो वो जो प्रोसीजर होता है उसी में असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। पर्सन की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्लूसिव डेफिनेशन कौन कौन आ जाता है, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आ जाता है, एचयूएफ भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाता है, फर्म भी आ जाता है, एओपी बीओआई भी आ जाता है, लोकल अथॉरिटी भी आ जाता है, आर्टिकल जुडिशियल पर्सन भी आ जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने जब वोटिंग किया तो आप सबने कहा था कि मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक पता है इनकम टैक्स का, और ऑल्दो मैं आपको जितना बता पा रहा हूँ वो भी तो ठीक ही है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल सब आते हैं, मतलब इंडिविजुअल हम लोग जो इंसान है। ठीक है। जो इंसान है, सिंपली याद रखो, जो इंसान है वो इंडिविजुअल है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन बींग। ठीक है, बस अब ये याद रखो, ये आते हैं इंडिविजुअल के अंदर। एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एचयूएफ बेसिकली इनकम टैक्स के पर्पज से ये सेपरेट एंटिटी होते हैं। ठीक है। ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, मतलब ये बेसिकली एचयूएफ क्या होते हैं, ये बेसिकली फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है। अपने 3 जनरेशन सक्सेसिव जनरेशन का फैमिली बिजनेस होता है, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, इसमें करता होता है, जो कि जिसके ऊपर लगभग पूरी लाइबिलिटी होती है। बस अब इतना याद रखो इसमें, और आपको कुछ मतलब कुछ भी इसके एचयूएफ के बारे में नहीं पढ़ना फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके। ये नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें चल जाए काम, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स पर्पस से कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है। कंपनी क्या होता है, कंपनी, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के अंदर आता है इंडियन कंपनी प्लस बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने क्या कहा, कंपनी के अंदर क्या आता है, इंडियन कंपनी प्लस बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर फॉरेन कंपनी भी आ जाता है। ठीक है। एलएलपी भी आ जाता है, क्योंकि एलएलपी भी एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है। प्लस कंपनी के अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज एसेसिबल व्हिच वाज असेस्ड एज अ कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है। और एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर, ये आपको ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, बस ये दोनों ध्यान रखना। कोई इंडियन कंपनी प्लस बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर आता है, और बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी भी होता है। ठीक है। अगर हम क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात करें तो हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, और फॉरेन कंपनी। ठीक है। अब डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये जो हमारा चार्ट है छोटा सा, इससे पढ़ेंगे। ये जो हमारा चार्ट है, देखिए क्या है। डोमेस्टिक कंपनी में सबसे पहला तो होता है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। और दूसरा कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक कंपनी के अंदर 2 चीज बस आपको याद रखना है। तो इंडियन कंपनी सारी होंगी, वो जो डोमेस्टिक कंपनी होगी, प्लस कोई अगर फॉरेन कंपनी भी है, फॉरेन कंपनी भी है, जैसे कि अमेजोन एक क्या है, अमेजोन इंडियन कंपनी नहीं, अमेजोन इंडियन कंपनी नहीं है, बट कभी कभार क्या होती है, वो बैंगलोर में उन्होंने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किया होता है किसके लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, तो वो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। ठीक है। तो इंडियन कंपनी प्लस कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया।
ठीक है। फॉरेन कंपनी क्या होता है? कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो क्या है? फॉरेन कंपनी है। आई होप आपको डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी पता चल गया होगा। एंड हमारा 30 मिनट से ज्यादा हो गया है, तो हमें पहला लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। ऑल दो आप सबको थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि पीछे से नॉइस आ रहा था, मेरे को 2-3 बार स्टॉप करना पड़ा। बट कल से मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसा ना करूं, मतलब ऐसा ना हो, मैं अच्छी जगह पे रिकॉर्ड करूं। और आपको सुनाई बुनाई तो दिया होगा आज, और जैसा भी लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में करके जरूर बता देना, क्योंकि जैसा भी, क्योंकि और दूसरा बात, मैंने कुछ कुछ जिसके एसएससी की डेफिनेशन में आपको एग्जांपल रियल लाइफ पे नहीं दिया, एक ही दो एग्जांपल दिया, वो करने लायक नहीं। बस एसएससी में ये याद, मैं तो कहूंगा एसएससी में बस यही याद रख लो कि जो भी टैक्स, जिसको भी टैक्स पे करना होता है वो एसएससी होता है, या फिर जिसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। एंड कमेंट जरूर करना, मेरे को इनकरेजमेंट होगा। थैंक यू।